हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत और ईरान के संबंधों पे चर्चा करेंगे। लड़ाई आज ईरान के अपोजिट इजराइल और अमेरिका एक साथ मिलकर के लड़ रहे हैं, लेकिन आज हम चर्चा भारत और ईरान के संबंधों की करेंगे कि आखिर पिछले वर्षों में, पिछले 50 सालों का अगर इतिहास देखें तो ईरान का भारत के साथ कैसा संबंध रहा। क्या भारत का उसने साथ दिया, या भारत के विरोधियों का उसने साथ दिया, या उसने जब भारत अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए जो भी लड़ाइयां लड़ा उसमें उसने तटस्थता की नीति अपनाई, उसका क्या रोल रहा। ये चर्चा इसलिए भी आज मैं करना चाहता हूं क्योंकि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के एक प्रेसिडेंट हैं हमारे यहाँ, साजिद रशीदी, उन्होंने मौलाना है वो, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि वो संभावना व्यक्त किए हैं कि आने वाले दिनों में अगर कभी भी भविष्य में ईरान और इंडिया की लड़ाई होती है तो हम भारतीय मुसलमान हमेशा जो है ईरान के साथ खड़े मिलेंगे। मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि अभी आने वाले दिनों की बात छोड़ दीजिए आप, अभी जो इजराइल और अमेरिका मिल करके वहां फूलों की वर्षा जो ईरान में कर रहे हैं, आप वहां जाके क्यों नहीं बचा ले रहे हैं उनको। लगातार अमेरिका वहां पे बमबारी कर रहा है, ईरान पूरा ध्वस्त हो गया। हम आयतुल्लाह खमैनी के साथ साथ उनके टॉप 40 कमांडर मार दिए गए। कहाँ थे आप? इंडिया में क्या कर रहे हैं आप? आपको जाना चाहिए वहां। मौलाना साहब, आपको किस चीज की ताकत है आपके पास, बताइए। आपके पास जनसंख्या की ताकत है, उसके बल पे आप बोल रहे हैं, या आपकी टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन है, उसका आपको गट्स है? किस चीज का? कि आपके पास वेपन सबसे अच्छे हैं? किस चीज की ताकत है कि आप ईरान को बचा लेंगे? जाइए बचाइए। आपके अपने ही लोग जो गल्फ कंट्रीज है ना, जहां सुन्नी मुसलमानों की सबसे अधिक संख्या है, उनके जो आका हैं, जो आपसे हजारों गुना अधिक ताकत रखे हुए हैं, वो सारे के सारे अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं। वो लोग क्यों नहीं ईरान को बचा ले रहे हैं? आप उनसे मदद की गुहार कीजिए, आप भी जाइए, उनसे भी बोलिए, सपोर्ट लीजिए। सीरिया में अमेरिका ने रिजीम चेंज किया, अफगानिस्तान की स्थिति उसने क्या की वो आप जानते हैं, आप ही के लोग हैं ना वो लोग, क्यों नहीं बचा लिया आपने? आप इतने ताकतवर हैं। आप जाइए, उसके बाद इराक में सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा करके फिर वहां रिजीम चेंज किया। अपनी मनमानी हर जगह अमेरिका कर रहा है, तो लड़ कोई और रहा है, और आप यहां संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा करेंगे। देखिए, नेशनल मूवमेंट अभी अगर हम देखें, हम अपना राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें हम लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने भारत को आजाद कराने के लिए जो भी लड़ाइयाँ लड़ी, उसमें आप लोगों को का क्या रोल रहा वो किसी से छुपा नहीं है। तो आशा तो हम वैसे भी आपसे नहीं रखते। और जानते हैं, भारतीय संविधान की एक खूबसूरती है, यहाँ सबको बोलने की आजादी है, जिसको जो मन में आता है वो बोलता है, चाहे परिणाम जो भी हो। अभी कुछ दिन पहले आपने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी जो डिम्पल जी हैं, उनके ऊपर अच्छा एक स्टेटमेंट दे दिया था। उसका परिणाम तुरंत आपको उसी स्टेज पे उन लोगों ने दिया। कितना अच्छे से पुरस्कृत आपको किया गया उन लोगों के द्वारा। आपको इससे सीख लेनी चाहिए। आप किसको डरा रहे हैं? किसी को आपके इस बात का कोई असर ही नहीं है इंडियंस के ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने आपसे पहले भी और आज भी और ना भविष्य में कभी कोई आशा ही नहीं रखे हैं। आप किसके साथ खड़े होंगे आप बताने की जरूरत नहीं है। आप नहीं भी बताएंगे तो हम जानते हैं कि आप दूसरे के साथ ही खड़े होंगे। खैर, आज हम लोग ईरान और भारत के इतिहास जानेंगे कि जब भी भारत ने पाकिस्तान के साथ, चाहे वो 1965 की लड़ाई हो, चाहे वो 1971 की लड़ाई हो, या कश्मीर का मुद्दा हो, जब भी भारत का कोई मुद्दा मामला सामने आया है तो ईरान हमेशा से पर्दे के पीछे से या सामने से पाकिस्तान का साथ दिया है। उसने भारत का ही हमेशा से विरोध किया है, ये हमें जान लेना चाहिए। 1965 की जब लड़ाई चल रही थी भारत और पाकिस्तान में, तो अमेरिका से जब पाकिस्तान ने मदद की गुहार लगाई तो हुआ क्या कि उन दिनों जो पश्चिमी देश थे वो वहां से सैन्य आपूर्ति पाकिस्तान को जब मिलने में दिक्कतें आ रही थी, तब जो है अमेरिका ने ईरान के ऊपर दबाव डाला। और ईरान ने उस समय क्या किया था कि ईरान ने एक परचेसिंग एजेंट की भूमिका निभाई थी। इन्होंने क्या किया कि एक पश्चिमी जर्मनी का एक एजेंट था, आर्म्स डीलर थे, हथियार विक्रेता,
जिनसे इन्होंने हथियार खरीदा। और उन दिनों F-86 नाम की जो फाइटर प्लेन थे उसको खरीदा था, सैकड़ों की संख्या में इन्होंने खरीदा, हथियार खरीदे, गोले खरीदे, मिसाइल्स खरीदी और उसको जो है पाकिस्तान तक वो पहुंचाए थे। कागज पे ये सौदा तो ईरान ने किया था, लेकिन वो सारे जो है आर्म्स जो है हथियार वो भारत को सप्लाई किए गए थे। दरअसल उन दिनों मोहम्मद रेजा ईरान के सत्ता में काबिज थे। मोहम्मद रेजा कौन थे? तो ईरान में पहलवी साम्राज्य के अंतिम शासक जो रेजा शाह पहलवी थे, उनके ये बेटे थे और इनका संबंध उन दिनों ब्रिटेन और अमेरिका से काफी अच्छा था। और अमेरिका हमेशा से शुरू से ही पाकिस्तान को सपोर्ट करता आ रहा है। तो अमेरिका के कहने पे इन्होंने इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दिया भारत के खिलाफ। नंबर 1। नंबर 2 अगर बात करें 1971-72 की, जब पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है वहां स्थितियां जब बहुत गंभीर हो गई थी, संघर्ष बहुत तेज थे, तो भारत के हस्तक्षेप के बाद जब वहां स्थिति थोड़ी बहुत सुदृढ़ हुई, तो फिर उस कंडीशन में भी जब पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई, तो उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, शायद उस समय प्रेसिडेंट थे वहां के। तो उन दिनों भी अमेरिकन अधिकारी जो है आकर के तेहरान में मोहम्मद रेजा से मिले और उनको पाकिस्तान की मदद करने के लिए इंसिस्ट किया, प्रेरित किया कि भाई आप पाकिस्तान की मदद कीजिए। लेकिन दरअसल उस समय तक हुआ क्या था कि भारत और रसिया के बीच मित्रता संधि हो गई थी। तो ईरान उस समय रसिया और ईरान के बीच होने वाले किसी भी संभावित टकराव से डर रहा था, तो डायरेक्ट वह इस मदद में शामिल नहीं होना चाहता था। हालांकि उसने इसके बावजूद दर्जनों हेलीकॉप्टर्स जो है 1971-72 की जो लड़ाई थी उसमें पाकिस्तान को उसने भेजे थे। फिर इसके बाद तब ये अमेरिका ने निर्धारित किया कि ये जो सप्लाई है, ये जो मदद है, अगर ईरान नहीं कर रहा है तो ये मदद जॉर्डन करेगा। और जॉर्डन जब मदद करेगा तो जॉर्डन के युद्ध के दौरान जो 1971 के दौरान जो जॉर्डन जब ये तय हुआ कि पाकिस्तान के सैन्य मदद करेगा, तो जॉर्डन की जो सुरक्षा है वो ईरान संभालेगा। तो इस तरीके से इन्होंने इस दोनों ही लड़ाइयों में ईरान ने भारत का विरोध किया। तो ईरान कभी भी इंडिया के पक्ष में खड़ा नहीं रहा। तो इन सब सारी बातों को जानने के बाद मौलवी साहब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन सब बातों को जानने के बाद भी अगर आप इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आपको हमारे देश के लोगों से एक सीख लेनी चाहिए। हमारे जो राजनेता हैं, हमारे जो इंडियंस, वो सभी अभी जो सत्ता में काबिज हैं, वो ये जानते हैं कि ईरान ने कभी हमारा साथ नहीं दिया। इसके बावजूद नैतिकता के आधार पर, मानवता के आधार पर जब भी वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, कहीं भी नरसंहार होते हैं, तो हमारे जो नेता हैं या हम इंडियंस जो हैं वो संवेदना जरूर व्यक्त करते हैं। और आप क्या व्यक्त कर रहे हैं? आप हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अगर ईरान और इंडिया में अगर भविष्य में कोई लड़ाई होती है तो हम ईरान के साथ खड़ा रहेंगे। देखिए, ऐसा है कि आप किसी के भी साथ खड़े रहिए, आपके खड़े होने से उस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर देखा ना आपने? ऐसे ऑपरेशंस लगातार आने वाले दिनों में भी होते रहेंगे, आपके सामने ही होंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक चीज, अगर आप इतना आग उगल रहे हैं और इसके बावजूद आप इंडिया में सेफ हैं, तो आप समझ लीजिए कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके ऊपर आप लोग हमेशा उंगलियां उठाते रहते हैं, वो कितना लचीला है, कितना शानदार है कि जो मन आए आप वो बोल के निकल जाते हैं। और भारतीय मीडिया को देखिए, हमारे देश के खिलाफ आग उगलने वाले लोगों को हमारे ही देश की मीडिया पता नहीं किस तरीके से वो मंच साझा करने का अवसर दे रही है। मैं तो इन लोगों से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को कम से कम मंच साझा करने का अवसर ना दिया जाए, जो हमारे ही देश का खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारे यहाँ सांस ले रहे हैं और आग उगल रहे हैं। आप हमारे खिलाफ